एक लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक नहीं दो दो वेरिएबल हो उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ऐसे लीनियर इक्वेशंस के पेयर को पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आज इस वीडियो में हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और टू वेरिएबल्स में क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पर डिस्कशन करेंगे। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उनको सिर्फ देख करके, उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, उनके रेशियो को कंपेयर करके ये हम आइडिया लगा लें कि वो जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स हैं, वो जो पेयर्स है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का, वो पेयर्स जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लाइन इंटरसेक्टिंग होने वाली है, वो पैरेलल होने वाली है या फिर कोइंसिडेंट होने वाली है। और उसी के बेसिस पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस भी आएंगे। पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के सॉल्यूशन हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी वहीं से डिसाइड होने वाला है। टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और इसके तीन मेथड को पढ़ेंगे हम। पहला ग्राफिकल मेथड, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को, उसके पेयर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। दूसरा आपका मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम x या y में से किसी एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और तीसरा और आखिरी जो मेथड होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम x या y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और फिर एक वेरिएबल को फाइंड करेंगे, फिर उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे और फिर दूसरे वेरिएबल को भी फाइंड करेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशंस का सीधा मतलब ये है कि वो जो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल रहेंगे भैया x और y, तो दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करना सॉल्यूशंस का मतलब सीधा सा यही है। और वो सॉल्यूशंस कैसा होने वाला, यूनिक होने वाला है, कई सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे या फिर कोई सॉल्यूशंस मिलेगा ही नहीं, ये डिपेंड करेगा कि जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों वेरिएबल्स के दोनों इक्वेशंस में, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम ये जानें कि जो अपना लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c होता है, ठीक है, जहाँ a, b और c ये सब रियल नंबर्स हैं। a, b एंड c ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये तीनों रियल नंबर्स हैं। और साथ ही साथ ये भी कंडीशन आपको रखनी है कि ये जो a है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और b भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कि अगर हमने a ज़ीरो कर दिया तो 0 इंटू एक्स ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा b y प्लस c, सिर्फ वेरिएबल y बचेगा, x वाला वेरिएबल गायब हो गया। तो इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगा लेकिन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल वेरिएबल आ जाएगा और इस वजह से a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। b ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम रीज़न यही है कि अगर हमने b को ज़ीरो किया तो y वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ax प्लस c। फिर से ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन टू वेरिएबल्स नहीं है, सिंगल वेरिएबल में आ गया। इस वजह से ये कंडीशंस हमारे लिए रखी गई हैं कि ये a b c ये रियल नंबर्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में कि a b c जो है, इसमें जो a b c है, जो कोफिशिएंट्स हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, जो a b c हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनके बारे में क्या ख्याल। आपको ऑप्शंस दिया जा सकता है कि ये नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर्स है, ये रियल नंबर्स हैं, तो आपको चूज करना होगा रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं पेयर के बारे में, ठीक है। पेयर मतलब होता है डबल, ठीक है, जोड़ा। तो हम क्या करें भैया, दो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स लिख लेते हैं और इस बार हमें करना क्या है, बस कुछ नहीं, a1x करें b1y प्लस c1। और इक्वेशन की बात हो रही है, ध्यान दें, इक्वेशन था, ये पॉलिनोमियल नहीं था, हमें यहाँ ज़ीरो भी लिखना चाहिए था, ठीक है। अब क्लियर है। अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब क्या कि इक्वल टू का साइन ज़रूर रहना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन ज़रूर रहना चाहिए। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, भले लेफ्ट में कुछ हो राइट में कुछ हो, सारे जो टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट में कर लें या सारे टर्म्स को राइट साइड में कर लें, लेकिन अगर इक्वल टू है तभी इक्वेशंस कहा जाएगा उसको, अदरवाइज वो सिर्फ पॉलिनोमियल होगा। जिसके प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, बस वही रह जाएगा, वो इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमने कोफिशिएंट्स को a1 b1 c1 कर लिया है। दूसरा वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये पहला और ये दूसरा। हमने ये बताया आपसे कि इनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके हम ये पता कर सकते हैं
कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स हैं इनके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, और मिलने वाले हैं तो कितने मिलने वाले हैं, यूनिक मिलने वाला है कि बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। और इससे जो लाइन बनेगी, लीनियर का मतलब ये हुआ कि लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है, इसका मतलब होता है लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जितने भी दुनिया में जितने भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं, सब किसी न किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट ये L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये L2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को देख करके अब आइडिया लगाएंगे कि भैया ये इसके सोल्यूशंस कितने मिलने वाले हैं और इनके लाइन के बारे में क्या कंक्लूजन हमको मिलता है। 3 कंडीशंस होती हैं A1 अपॉन A2। जो कोफिशिएंट्स है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A1 अपॉन दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दोनों को डिवाइड करें, इक्वल्स लिखें, और उसके बाद B1 अपॉन B2 पहले वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, दूसरे वाले में इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, इन दोनों को भी डिवाइड करें। और अगर ये इक्वल नहीं आता है, ठीक है, बाय द वे अगर ये इक्वल नहीं आता है तो कंडीशन होती है कि आपको जो है यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, और इसी को कहा जाता है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन मिल जाए सिंगल तो उसे कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। अब इससे लाइन के बारे में क्या ख्याल होगा। अब इस बार जो लाइन बनेगी, ये जो पेयर्स हैं वो जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी L1 और L2, इनके बारे में क्या ख्याल है। L1 L2 के बारे में क्या ख्याल होगा भैया, L1 एंड L2 के बारे में क्या ख्याल होगा। जब ये सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब ये लाइन जो है ना L1 एंड L2 ये इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करने का मतलब काटना, ठीक है, यानी एक लाइन ये जो L1 है वो दूसरी लाइन को काट रही होगी, किसी एक पॉइंट पर काट रही होगी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पर आते हैं, अगर A1 अपॉन A2 यानी ये जो कोफिशिएंट्स हैं x के दोनों इक्वेशन में, उसमें उन दोनों का रेशियो अगर ये इक्वल हो B1 अपॉन B2 के और ये इक्वल हो जाए C1 अपॉन C2 के, अगर ऐसा हो जाए मतलब क्या कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये तीनों जो रेशियो हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं पहले वाले इक्वेशन के दूसरे वाले इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो फाइंड करें और तीनों इक्वल आ जाए बाय द वे, ठीक है, तब क्या होता है, तब आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइटली का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे, अनगिनत, अनगिनत। यहाँ सिर्फ एक सोल्यूशन मिल रहा था, यहाँ आपको मेनी सोल्यूशंस, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। ये इक्वेशन जिन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बारे में क्या सीन होगा, उनका क्या होगा भैया, देखें L1 और L2 पहले वाले केस में इंटरसेक्ट कर रहे थे किसी एक पॉइंट पर, इस वाले केस में क्या होगा, ये कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि भैया बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। ये जो लाइन है L1, सपोज दैट L1 ये है, ठीक है, इसी के ऊपर L2 भी रहेगी, ठीक है, L2 भी यहीं रहेगी, और इसके लिए हमने अलग तीर बना लिया, थोड़ा बड़ा तीर बना लिया, ठीक है ना। L1 और L2 क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके जाएंगे लाइन, और कहा जा सकता है कि भैया दोनों लाइन क्या है, सेम ही है। एक थर्ड केस भी है, अगर A1 अपॉन A2 ये B1 अपॉन B2 के इक्वल तो हो, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल ना आए, ये कंडीशन देखिए, ये C1 अपॉन C2 के इक्वल ना आए, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, आप ढूंढते रह जाओगे, इसको सॉल्व करते रह जाओगे, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और इनसे जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, देखें ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाती हैं। मतलब क्या कि अगर L1 है और दूसरी वाली लाइन भी इसके जस्ट नीचे L2 इस तरह से रहेगी, मतलब क्या, हर पॉइंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए तो हर जगह इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगी, रेल की पटरी की तरह ये क्या होगी, डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है, और तब कहा जाएगा ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि एक सोल्यूशन मिल रहा था, ठीक है, एक सोल्यूशन मिल रहा था कब, जब लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, एक पॉइंट यहाँ मिला था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट। हमें सोल्यूशन एक मिल रहा था जब एक पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी,
यही सोल्यूशन हमारे पास इन्फिनिटली मेनी हो गया जब क्या हुआ, दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई। कोइंसिडेंट होने का मतलब क्या, पहली वाली लाइन का हर एक पॉइंट दूसरे वाली लाइन के हर एक पॉइंट से मैच करता हो। दोनों लाइंस के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं। जहां तक जाएगी वहां तक पहली वाली लाइन का कोई पॉइंट दूसरे वाली लाइन के कोई किसी पॉइंट से बिल्कुल कोइंसिडेंट होगा, तभी ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट कहे जाएंगे। इसी वजह से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे थे, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मिल रही हैं, कोइंसिडेंट हो रही हैं। इस वजह से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा था। सिर्फ एक पॉइंट पर सेट कर रही थी एक सोल्यूशन, मेनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं मेनी सोल्यूशन, और किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे तो वो ये क्या बनता है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि लाइन को इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो एक पॉइंट पर करे चाहे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट पर करे, सोल्यूशन पाने के लिए। एक बात और यहीं समझ लेते हैं कि ये जो दो कंडीशंस ऊपर वाले हैं जिसमें सोल्यूशन हमको मिल रहा है, ठीक है, जिसमें सोल्यूशन हमको मिल रहा है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। ऊपर वाले जो दो ये जो अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो उनको कहा जाएगा ये कंसिस्टेंट है, और आखिरी जो ये वाला है भैया, ठीक है, इसे कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, इसे कहा जाएगा ऐसी सिचुएशन कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। जब सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमने ये तीनों कंडीशंस पढ़ ली। जब ये कोफिशिएंट्स का रेशियो अलग अलग फॉर्म में था, अलग अलग कंडीशंस दे रहा था, हम इसको अच्छे से समझ गए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। तो आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं उनको, और देखते हैं कैसे ये चीज़ जो हमने पढ़ा हुआ है वो अप्लाई होती है वहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, चेक वेदर द लाइन्स, आगे आपको लाइन्स दिया गया है और लाइन की इक्वेशंस दी गई हैं। हमें ये पता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये पहली वाली लाइन है, ठीक है, और आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चेक करिए कि ये जो लाइन फर्स्ट है, लाइन्स मतलब ये L1 और दूसरी लाइन जो है वो L2 है, ये लाइन L2 है, मतलब ये इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों लाइन्स के बारे में बात हो रही है। तो लाइन्स ये एंड ये, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको बताना है कि ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग हैं, यानी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर पैरेलल है यानी किसी पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं, या फिर कोइंसिडेंट है मतलब क्या, इनफाइनाइट पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं। तो चलिए पहले पकड़ते हैं यहाँ से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को। ठीक है, यहाँ से आपको मिलने वाला है, ये है आपका A1 और ये है आपका B1 और ये है C1। यहाँ से ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। A1 की वैल्यू देखें कितनी आनी है, 6 आएगी। B1 की वैल्यू y के साथ जो भी है, साइन के साथ, आपको साइन नहीं छोड़ना, y के साथ 3 है लेकिन यहाँ माइनस भी है, तो -3 आपका B1 की वैल्यू हो जाएगी। C1 की वैल्यू सीधा 10, A2 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू देखें, यहाँ y के कोफिशिएंट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता है ना वहाँ भी क्या करते हैं, 1 होता ही है। तो -1 B1 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी B2 की वैल्यू, और ये C2 की वैल्यू 9 है सीधे सीधे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कंडीशंस मिल रहा है। पहले हम रेशियो को लिखेंगे, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, A1/A2 पहले लिखते हैं। A1 की वैल्यू देखें, A1/A2। ठीक है, फिर यहाँ आपको लिखना है B1/B2, फिर C1/C2। फिर देखेंगे कि ये तीनों रेशियो क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं कि या कुछ वेरिएशन आ रहा है। A1/A2 यानी 6 लिखें, 6 के नीचे क्या करना है आपको, A2 लिखना है यानी 2 लिखना है। फिर B1 रखें, B1 की वैल्यू -3 है, फिर उसके बाद B2 की वैल्यू है -1, ये लिखें। C1 की वैल्यू यहाँ 10 है और C2 की वैल्यू 9 है। ठीक है, पहले 2 से इसको डिवाइड कर दें, कितना आएगा 3 टाइम्स, यहाँ -1 है और ऊपर -3 है, माइनस गायब हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ऊपर हो गया आपका 3 और इधर कितना आया, ये वाला पार्ट भी 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ क्या आया, यहाँ 10/9 आया है। ये दोनों रेशियो तो सेम ही आ गए, ये 3/1 ही तो था। हमने देखा कि A1/A2 क्या है भैया, B1/B2 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये पूरा चीज़ क्या है, इसके इक्वल नहीं है क्योंकि 10/9 आ गया। ये कौन सी कंडीशन है, ये लास्ट वाली कंडीशन थी जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है और दोनों जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो लाइन दोनों पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, यानी ये जो यहाँ कंडीशन आएगी, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें ये पता है कि अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, L1, और ये जो लाइन है L2 जिसे हम L2 कहेंगे,
L1 और L2 वो दोनों क्या है भैया, पैरेलल है। ठीक है, ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। अगर एक भी बार इंटरसेक्ट करती तो कोई सोल्यूशन मिलता, लेकिन यहाँ एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये वाली कंडीशन हमें मिली है, जो हम जानते हैं कि ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। वो कहीं भी किसी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी, हमेशा इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ देखें, चाहे इनफिनाइट पर देखें, चाहे 1000 किलोमीटर बाद देखें, हर जगह ये लाइन क्या होगी, सेम डिस्टेंस पर होगी। इनके बीच में जो गैप है वो सेम ही रहेगा, ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो जब मिलेंगी नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता था कि जब इंटरसेक्ट करती है लाइन तभी सोल्यूशन मिलता है, चाहे एक पॉइंट पर करें चाहे मेनी पॉइंट पर करें तो हमें सोल्यूशन मिलता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, आंसर क्या होगा, पैरेलल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ x + 2y = 4, ये एक लाइन का इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एंड -2x + ky = 5, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, आर इनकंसिस्टेंट। आपको बताया गया है कि अगर ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं वो इनकंसिस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इनकंसिस्टेंट है, देन आपको पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। उस कंडीशन में जब ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इनकंसिस्टेंट हैं, ये दोनों भैया, ये वाले और ये वाले, ये दोनों जो है इनकंसिस्टेंट हैं, उस समय आपको पता करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू जो यहाँ दिखाई दे रही है, y के बगल में k है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाए। इसके लिए हम जानते हैं जब सोल्यूशन नहीं मिलता तभी इनकंसिस्टेंसी की केस आती है, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, या फिर लाइन के टर्म में बात करें तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो लास्ट वाला जो कंडीशन था हमारे पास वो यही था, अभी जस्ट इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया गया कि A1 A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के इक्वल तो हो, लेकिन C1/C2 के रेशियो के इक्वल ना हो। आपको k की वैल्यू फाइंड करना, मतलब k इक्वल टू समथिंग आएगा ना, k = 1 2 3 4 जो भी आएगा, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से आने वाला है k की वैल्यू या फिर यहाँ से। नॉट इक्वल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से इक्वल टू वाला कुछ केस नहीं आएगा। इक्वल टू वाला केस कहाँ से आएगा, जहाँ तक ये इक्वल लिखा हुआ है, सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, यहाँ से आएगा। अब इसमें हम A1 A2 B1 B2 की वैल्यू रखते हैं और फिर हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, देखें यहाँ A1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, x का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है। A2 देखें ये मिलेगा यहाँ से -2 दिखाई दे रहा है, सामने सामने साइन को छोड़ना नहीं है। दूसरा B1 की वैल्यू यहाँ से 2 और B2 की वैल्यू सीधा सीधा k है। ठीक है, अब क्या करें, इस k को लेकर के आते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस -2 को ले जाएंगे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में और ये आएगा -4। k की वैल्यू कितनी आ गई, -4। k की इस वैल्यू पर ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स हैं, इनका जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होने वाला है, यानी इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ये जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों लाइन पैरेलल हो जाने वाली हैं। ठीक है, क्लियर है। पेयर को सॉल्व करने का जो मेथड है, 3 मेथड्स हैं, एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा जो है एलिमिनेशन मेथड। पहले वाले मेथड को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफिकली कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, इनको सॉल्व करना है वो भी ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करना, सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना होगा। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको लाइन के फॉर्म में यानी इनको कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। ये y प्लस एक्सिस है, ये y नेगेटिव एक्सिस है, x नेगेटिव एक्सिस और x पॉजिटिव एक्सिस। दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं ना 90 डिग्री पर, उसको कहते हैं ओरिजिन। अब हमें इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है। ये जो इक्वेशन दिख रहा है 2 वेरिएबल्स में, जिस लाइन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस लाइन को यहाँ पर हमें दिखाना है कार्टेशियन प्लेन पर। ये कैसे पॉसिबल होगा, हमको टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक, ये वाली लाइन सपोज दैट ये L1 है और ये L2। ठीक है, L1 के लिए हम बनाएंगे एक टेबल जिसमें x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, मतलब क्या y की वैल्यू फाइंड करें और x के टर्म में होना चाहिए। तो 2x को इधर साइड लेकर के जाएंगे, 6 - 2x हो जाएगा, 6 - 2x, जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि हमें बार बार वहाँ ना देखना पड़े। ठीक है, और हम कम से कम 3 वैल्यूज़ निकालते हैं, 3 वैल्यूज़ कम से कम फाइंड करते हैं। x की वैल्यू अपनी मर्जी से हम एक बार 0 ले लेते हैं,
ठीक है, एक बार 1 ले लेते हैं, एक बार 2 ले लेते हैं, ठीक है। 0 रखते हैं इसमें रखना पड़ेगा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। मतलब क्या, x की जो वैल्यू हमने रखा उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें y वाले टर्म में, मतलब y का जो एक्सप्रेशन है x के टर्म में, उसमें हमें वैल्यू को रखना पड़ेगा, उस x की वैल्यू को, पर्टिकुलर x की वैल्यू को रखना पड़ेगा। 0 को यहाँ रखेंगे, 2 × 0 0 हो जाएगा, 6 बचेगा सिर्फ, तो y की वैल्यू सिर्फ 6 हो जाएगी। और दूसरी बार 1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो 6 - 2 × 1 यानी 6 - 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बार जब 2 रखेंगे इसमें तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 6 में से 4 को घटाना पड़ेगा यानी 2 मिल गया। अब दिखा गया कि भैया यहाँ पर क्या हुआ, x भी 2 और y भी 2, कोई बात नहीं, जो भी है। ये एक पॉइंट मिला है हमें जिसको a सपोज कर लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट है जिसको b सपोज कर लेते हैं, ये तीसरा पॉइंट जिसको c सपोज कर लेते हैं। ये जो 0 और 6 है ना, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट 0, 6। ये दूसरा पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 4। तीसरा जो पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स 2, 2 है। पहला पॉइंट रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, हमको देखें 0 पर 6 आ रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ डिवीजन बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो इसको ड्रॉ करने के लिए। देखिए मैक्सिमम 6 दिख रहा है तो 6 तक तो बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव जाएंगे तो माइनस रहेगी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6। ये -6 की वैल्यू है, ये x की -6 वैल्यू है, ये x की पॉजिटिव 6 वैल्यू है और ये y की पॉजिटिव 6 वैल्यू है, ठीक है। ऐसे आप समझ लेंगे। अब क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 चाहिए हमें। x की वैल्यू 0 कहाँ मिलती है, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x 0 होता है, और ऐसे ही सिमिलरली x एक्सिस पर y 0 होता है। और संयोग से यही जो पार्ट है ना, जो हम x = 0 लिख रहे हैं, ये इस y एक्सिस का इक्वेशन भी होता है। पूछा जाए आपको कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x = 0, ठीक है। आपको x एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए, इसका समीकरण बताइए, इक्वेशन बताइए क्या होता है, तो y = 0, क्लियर है। तो x कहाँ 0 मिलने वाला है, इस y एक्सिस पर 0 मिलने वाला है, और y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 यहाँ मिल रही है, और x तो 0 है ही, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें यहीं मिल गया, ये 6 यहाँ लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है वो यहीं मिल गया, ये जो हमने बनाया है पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 6, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया भाई हमने। दूसरे पॉइंट पर आते हैं 1 पर 4, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 कहाँ मिलने वाली, यहाँ पर, ठीक है, और y की वैल्यू 4 कहाँ मिलने वाली है, 1 2 3 4, ठीक है, ये चीज़। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, क्या करें, इस पॉइंट से जाते हुए एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो y के पैरेलल हो, ठीक है, और इस पॉइंट से गुजरते हुए ऐसी लाइन खींचते हैं डॉट डॉट करके जो x एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए, और ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, वही अपना पॉइंट B होगा, ठीक है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 4। x पर 1 था, y पर 4 था, इसलिए हमने क्या किया कि 1, 4 कर दिया। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, x भी 2 है और y भी 2 है। x 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और y 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे लेके जाएंगे एक लाइन यहाँ ऐसे लेकर के जाएंगे, जहाँ ये कटेगा ये पॉइंट C होगा, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भैया, 2, 2 है, 2, 2। तो तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करें, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, और यही जो लाइन होगी ना, यही लाइन, ये जो लाइन दिख रही है L1 है ये, ठीक है। चाहे तो इसका इक्वेशन भी लिख लें, यानी 2x + y = 6। ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है वो इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टेबल भी बनाते हैं इस दूसरे वाली लाइन के लिए, L2 के लिए, ठीक है। यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, y को जो है x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। y को x के फॉर्म में लिखेंगे तो देखें ये माइनस दिख रहा है, इसको उठा के ले जाए राइट में, फिर यहाँ बचेगा क्या, इधर राइट में जाएगा तो +y हो जाएगा, और लेफ्ट में क्या बचा, 2x - 2, तो y की वैल्यू 2x - 2 हो जाएगी। ऐसे ही 3 वैल्यूज़ हम और बनाते हैं, ठीक है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो दूसरी लाइन है L2, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहली वैल्यू हम 0 रखते हैं, यहाँ भी दूसरी वैल्यू 1 रख लेंगे, और तीसरी वैल्यू को 2 रख लेंगे। हमने यहाँ पर 0 रखा है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 × 0, 0 हो जाएगा, -2 बचेगा, यानी -2y की वैल्यू आएगी। यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो कितना y की वैल्यू आएगी, 2 × 1 - 2, यानी 2 - 2 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखें यहाँ पर, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 - 2 यानी कि 2 ही आएगा। और संयोग से क्या हुआ कि हमारा जो 2 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जो दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों लाइंस में कॉमन है। इसको हम P सपोज कर लेते हैं, P पॉइंट, इसको Q और इसको R सपोज कर लेते हैं। P पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, 0, -2 है, x की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, y एक्सिस पर, और y की वैल्यू -2 चाहिए, -2 एक यही पॉइंट मिल गया हमें,
ठीक है, जिसको हम p लिखेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -2। q को देखते हैं, q की वैल्यू, q की पॉइंट्स में जो है अपना x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। y 0 है इस बार, मतलब क्या x एक्सिस पर ये पॉइंट मिलने वाला है और x पे कितना 1 सिर्फ, ठीक है। तो यही एक पॉइंट हो गया, x = 1 और इसको q लिखेंगे और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1, 0, ठीक है। तीसरा है वो तो सेम ही दिख रहा है, ये जो c पॉइंट आया था वही r भी आ गया है, मतलब इसी c के यहाँ क्या करें r लिख देते हैं और ये भी क्या भैया 2, 2 है। दूसरी वाली लाइन के लिए 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ये वाला p, q, r जो c के इक्वल आ गया संजोग से। अब क्या करें, इसको जो है इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, और एक लाइन खींच देते हैं। ये जो लाइन हुई अपनी ना, ये जो लाइन है वो L2 को रिप्रेजेंट करेगी और इसका इक्वेशन भी चाहे तो लिख लें, क्या है भैया 2x और माइनस है प्लस नहीं है और -2 = 0, ठीक है। और ये दोनों लाइंस ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगी, दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही अपना सोल्यूशन होगा। तो यानी कि सोल्यूशन भी अगर पूछा जाए हमसे तो 2, 2 होगा, x की वैल्यू 2, ठीक है, और y की वैल्यू 2। सोल्यूशन का मतलब भी यही होता है क्या, कि आपको जो x और y की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो ये सोल्यूशन हो गया अपना, ठीक है, ये सोल्यूशन भी मिल गया हमें। और ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। पूछा जाए ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है भैया, क्योंकि एक सोल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक मिले या फिर कई सारे मिले, अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो इनको कहा जाएगा, ये जो सिस्टम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल्स का, वो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तो क्या होता, इनकंसिस्टेंट होता, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये इनकंसिस्टेंट होता। एक बात और, अगर हम चाहें तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है क्वेश्चन में आगे ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ग्राफिकली इसको सॉल्व करिए और ये जो ट्राइंगल बनता है, मतलब ये जो एरिया बनता है दोनों लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में, ये देखिए ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस का पार्ट है और एक्स एक्सिस, इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज मिल रहा है ना, ये चीज़, इसका एरिया आपको करना है। जो ट्राइंगल बनना है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। देखें ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना वो एक्स एक्सिस पर ही हैं और एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। एक लाइन, पहली वाली लाइन यहाँ काट रही है, दूसरी वाली लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पर काट रही है, Q है और ये तो C था ही, इसको सपोज दैट हम S ले लेते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमको, इसके कोऑर्डिनेट तो पता है 1, 0, मतलब x की वैल्यू 1 है, लेकिन इसका नहीं पता हमें। ये पॉइंट किस पर है, पहली वाली लाइन पर है, पहली लाइन पर L1 पर है और ये पॉइंट x एक्सिस पर भी है, यानी y 0 होगा। इसमें क्या करें, y 0 रख देते हैं, ठीक है। y 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2x और फिर y 0 इक्वल्स टू कितना होगा 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट होगा 3, 0, y तो 0 ही है, ठीक है ना, क्लियर है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी जब एरिया निकालेंगे ना, एरिया जो निकालेंगे यहाँ पर एरिया लिख लेते हैं, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, हाफ इंटू बेस, बेस चाहिए ये। अब बेस के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर जब चलेंगे तो ये पॉइंट कौन सा है 1 है, ये 1 है। ये जो दूसरा पॉइंट है ना जहाँ तक बेस जा रहा है वो पॉइंट 3 है, मतलब 1 से 3, 1 से 3 का मतलब 3 - 1 2 हो जाएगा बेस, ठीक है। तो 2 बेस यहाँ लिख लेंगे। इनटू हाइट के लिए चाहिए हमें, तो हाइट के लिए देखिए ये वाली हाइट चाहिए, ठीक है ना। और ये हाइट, ये जो पॉइंट है यही हाइट है आपकी, ये वाली, ये हाइट यहाँ पर भी मिलेगी हमें, यानी कितना है ये पॉइंट, कितना दूरी पर है, कितनी हाइट पर है 2 पर है भैया। y की जो वैल्यू यहाँ पर है वही इसकी हाइट भी हो जाएगी, तो इंटू 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एरिया जो आएगा आपको 2 आएगा और यूनिट लिखेंगे, और सिर्फ यूनिट नहीं, यूनिट का स्क्वायर भी लिखेंगे, 2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है, हमने एरिया भी फाइंड किया और क्या किया, इसको ग्राफिकली सॉल्व किया, समझ में आया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और कम से कम 3 या 4 या 5 मार्क्स के हो सकते हैं, जब आपको ये भी पूछा जाए कि एरिया भी निकालिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना है आपको, किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में और फिर हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे। एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उस वैल्यू को दोबारा फिर किसी न किसी इक्वेशन में रख देंगे तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, यानी x को फाइंड किया, ठीक है, फिर y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लेंगे। तो इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ अलग वर्ड फॉर्म में दिया गया, उसको पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, आपको पेरीमीटर की बात कर रहा है, लेकिन हाफ जो पेरीमीटर होता है, अब रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होगा, ये देखिए, एक तो लेंथ होगी, इसमें ब्रेड्थ होगी, ठीक है, ये लेंथ है और लेंथ को हम सपोज दैट x से सपोज कर ले रहे हैं और ब्रेड्थ को y से, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना होगा, पूरा पेरीमीटर कितना होगा, ये x प्लस y को जोड़ा जाएगा, फिर 2 टाइम्स भी किया जाता है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ गए y आए,
फिर एक्स आए, फिर वाई आए, फिर एक्स आए, 2 बार एक्स और 2 बार वाई आता है, इस वजह से इतना आता है। ठीक है, इसके हाफ पेरीमीटर की बात हो रही है, मतलब p/2 करना, तो यहाँ 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब ये बात कर रहा है सिर्फ x प्लस वाई की, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर हमने लेंथ को x सपोज कर लिया है, ये लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेड्थ है, तो ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, और उसके हाफ पेरीमीटर को भी दिया गया कितना, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस, आपको जो है लेंथ पता करना है और ब्रेड्थ पता करना है। हमने लेंथ और ब्रेड्थ को x और y सपोज कर लिया है, फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इक्वेशन बनाते हैं जैसे जैसे दिया हुआ है। पहले इसको पकड़ते हैं कि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से, तो लेंथ कितनी भैया, x है, और ये ब्रेड्थ कितना है, y है। इस y से क्या, ये 4 मीटर ज़्यादा है, x की वैल्यू क्या है, y से 4 मीटर ज़्यादा है। एक तो यही हो गया अपना इक्वेशन, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं, हाफ पेरीमीटर आपका 36 है, हाफ पेरीमीटर मतलब p/2, 2x प्लस वाई ये होता है अपना पेरीमीटर, इसका हाफ करेंगे तो सिर्फ x प्लस वाई आएगा, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ का सम। x प्लस वाई इक्वल्स कितना है, 36 दिया गया है। पेरीमीटर की ही बात करते तो क्या हो जाता, डबल हो जाता, और क्या, अगर 2 लिखना चाहते हैं यहाँ 72 लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, हाफ पेरीमीटर जैसे दिया हुआ था वैसे 2 से डिवाइड कर दिया पेरीमीटर को, हमने इस तरह से एक्सप्रेशन पता कर लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, फिर उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में रख देते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू y के फॉर्म में ऑलरेडी हमारे पास कोइंसिडेंटली, मतलब संयोग से ये हमारे पास है, x की वैल्यू y के फॉर्म में है। तो क्यों हम ऐसा ना करें, इस x को जो x की वैल्यू है y के फॉर्म में यहाँ पर रख देते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, यानी पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू को हम दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहाँ x इक्वल जो है उसकी जगह पर y प्लस 4 लिखने वाले हैं। तो ये y और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस एक बार और y है, इक्वल्स कितना है, 36 है, ठीक है ना, क्लियर है। अब y प्लस 4 जो हमने लिखा वो सिर्फ x की जगह पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पर। अब y 2 बार आ गया, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इस 4 को ले जाएं राइट साइड में, 36 में से घटा देते हैं, 32 आएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है, यानी ब्रेड्थ अपनी 16 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, लेंथ भी तो चाहिए, तभी तो डायमेंशन पता चलेगा। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, दोनों की बात होगी। अगर ये रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ ही होता है, यही डायमेंशन होता है। बाकी जो एरिया वगैरह निकालते हैं, पेरीमीटर वगैरह निकालते हैं, वो डायमेंशन की हेल्प से निकालते हैं, वो उसको डायमेंशन नहीं कहा जाता। बाकी जो बेसिक डायमेंशन वो क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ ही है। y की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें इसी वैल्यू को यहाँ रख देना होगा और x की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी ये जो पार्ट है, ये जो क्या था भैया, ये ऐसे है ना कुछ, x इक्वल्स y प्लस 4 है, y की वैल्यू आ चुकी है, तो इस y की जगह पर 16 रख देते हैं, प्लस बगल में 4 भी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है ना, 20, और ये सब मीटर में आया हुआ है। यही हमारे डायमेंशंस हो जाएंगे, क्लियर है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी बिल्कुल आसानी से देखा। ये वर्ड प्रॉब्लम था, उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया। फिर उन दोनों इक्वेशंस को हमने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में उसकी जगह पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड पर। बच्चों ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम फिर से है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। तो यहाँ हम इस मेथड को समझेंगे। पहले इस क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है वहाँ से हम इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें सम ऑफ द डिजिट्स कितना है, 9 दिया गया है, ठीक है। तो पहले ही हम सपोज कर लेते हैं कि वो 2 डिजिट किस फॉर्म में है। लेट द नंबर, उस नंबर को ही हम सपोज कर लेते हैं 2 डिजिट होंगी, 2 डिजिट को जो हम एक्स वाई सपोज कर लेते हैं। लेट द नंबर इज एक्स वाई सपोज कर लिया। मतलब क्या कि जो 1s पोजीशन पर है वो क्या है, y है, और जो 10s पोजीशन पर वो x है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें
ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस नंबर की वैल्यू भी होगी। देखिए ये 1st पोजीशन पर y है तो y के साथ क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखते हैं। अब क्या करते हैं, 10th पोजीशन पर जो भी होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू एक्स, तो फाइनली क्या आएगा 10x + 1, ये इसकी वैल्यू हुई। ठीक है, 10x + 1 इस नंबर की वैल्यू हुई। एक्स वाई जो लिखा है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि 1s की जगह पर y है और 10s की जगह पर x है, बस इतना पता चल रहा है। बाकी वैल्यू क्या है, 10x + 1 है, इतना क्लियर। ठीक है, तो इतना पढ़ा हमने ये डिसाइड कर लिया कि 1s जो यूनिट है, ठीक है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या भैया, वो y है, और जो 10s डिजिट है, जो दूसरा डिजिट है वो x है। तो दोनों का सम 9 दिया हुआ है, तो पहले ये इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, यानी x + y कितना दिया गया है 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑल्सो 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, तो ओरिजिनल नंबर ये है। ठीक है, ये चीज़ ओरिजिनल नंबर अपना क्या है, एक्स वाई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 9 टाइम्स हो गया और फिर ट्वाइस वाइस की बात कर रहा है, तो यहाँ हम रिप्रेजेंटेशन नहीं पूरी वैल्यू रखेंगे। तो 9 टाइम्स द नंबर, यानी इसी नंबर का 9 टाइम्स, मतलब हम वैल्यू को लेकर के करेंगे। ये क्या नंबर है अपना भाई, 10x + 1, इसी का 9 टाइम्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इज ट्वाइस, मतलब ये क्या, 2 गुना है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी अगर हम इसके ऑर्डर को बदल दें, 10s डिजिट है उसको y कर देते हैं, जो 1s है उसको x कर देते हैं। अब जरा इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी ना, क्योंकि y आ गया 10s पोजीशन पर, 10y + x हो गया इसकी नई वैल्यू। ठीक है, अब इसी के बारे में बात कर रहा है कि बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि जो नंबर मिल रहा है डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद, ये जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है उसका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा ये नया जो नंबर आया है, नई जो वैल्यू आई है नए नंबर की। ठीक है ना, नए नंबर की, जिसमें अपना डिजिट जो है वो रिवर्स हो चुका है। समझ में आया क्या लिखा हुआ है, द 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका करना है आपको 2 टाइम्स। ये दोनों आपस में इक्वल कर देने और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े क्योंकि एक्स वाई इधर उधर भटके हुए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 नहीं क्या है, वाई है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी वाई था। ठीक है ना, अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स वाई को एक साथ कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90x होगा, और यहाँ पर 9y आएगा। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो ये 20y होगा, और फिर यहाँ 2x आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ पर देखें ये 90 है, 2x को इधर साइड लेकर के आते हैं। ठीक है ना, 2x को इधर साइड लेकर के आते हैं, 90 में से घटाते हैं, कितना आएगा 88x आएगा। 20y को 9y में से घटाते तो माइनस में आएगा, 11y आएगा, और इक्वल्स कितना आएगा, इधर कुछ नहीं आया, 0 आया। अब क्या करें, अब चाहे तो आप 11 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये पूरा जो है 11 से डिवाइड करेंगे, ये 8x आएगा सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ सिर्फ y आएगा, इक्वल्स 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा किनारे लेते हैं इसको। ठीक है ना, देखें पहला जो इक्वेशन है x + y = 9 है, दूसरा वाला जो आया है 8x और फिर -y = 0 आया है, ये दूसरा वाला। ठीक है, अब देखें एलिमिनेशन का मतलब ये होता है किसी एक टर्म को, चाहे तो आप x को चाहे y को, किसी एक वेरिएबल को इस पूरे सीन से गायब कर दें। कैसे गायब हो सकता है, या तो वो वेरिएबल बिल्कुल हट ही जाए। कैसे, एलिमिनेशन का मतलब होता है पूरा वहाँ से कैंसिल करना, वहाँ से हटा देना। ठीक है, मिटा देना, हटा देना। तो चलिए हमारे पास ये y दिख रहा है ना, अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को जोड़ दें तो y एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, कट जाएगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, y + y - ये कट जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, दोनों के पास जो है सेम साइन है, प्लस है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 8x और x कितना होगा 9x, और इधर साइड कितना आया, 9 में 0 जोड़ेगा 9 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए पहले वाले में रख देते हैं, पहले वाले में रखेंगे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास। y की वैल्यू हमें फाइंड करना, y की वैल्यू यहीं रहने देते हैं। इस x की वैल्यू की जो 1 है उधर 9 के पास ले जा करके घटा देते हैं, y की वैल्यू आ गई 8। ये हमने क्या किया,
कि जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको हमने इक्वेशन में बदला, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बदला, फिर हमने उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को आप जो है सीन से हटा दें, ठीक है, पूरे पिक्चर से हटा दें, उसको कैंसिल आउट कर दें। तो कैसे होता है भैया, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम चाहते तो इस x वाले टर्म को भी एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पहले वाले में, तब ये बराबर होता। फिर y का सीन कुछ चेंज हो जाता है, 9 में भी 8 मल्टीप्लाई हो जाता, फिर हम x को एलिमिनेट कर पाते, वो भी कब, लेकिन जोड़ने के बाद नहीं कर पाते, घटाना पड़ता हमें, क्योंकि ये सेम साइन में थे। प्लस 8x आ जाता, प्लस 8x यहाँ पे ऑलरेडी था, तो हमें क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता, जो जोड़ा हमने उसकी जगह पर घटाना पड़ता। और उस बार क्या होता कि x एलिमिनेट होता, y बचता, फिर y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखते तो फिर x की वैल्यू आ जाती। बात वही होती, चाहे किसी को एलिमिनेट करें, जो हमें कन्वीनियंट लगे कि हाँ किसको एलिमिनेट करना आसान है उसको एलिमिनेट करके फिर उसके बाद हम दूसरी वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर लेते हैं। हमने जो है आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कंडीशंस पढ़ी कि कब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, कब इनकंसिस्टेंट होते हैं, कब सोल्यूशन मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है या फिर इनफिनाइट सोल्यूशन मिलता है या कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनसे जो लाइन बनती हैं उनके बारे में क्या सीन होता है ये भी हमने देखा कि वो लाइन पैरेलल होती हैं किस कंडीशन में, और कब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, कब ये दोनों जो है कोइंसिडेंट होती हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा। उस पर अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व किया हमने। और फिर उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े हैं, 3 मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से हमने वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन में बदला, फिर उसको जो है ग्राफिकली सॉल्व किया, एक क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, दूसरे वाले को एलिमिनेट करके हमने सॉल्व किया। तो आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।